हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके 11th का चैप्टर 2, जिसका नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। इसका अर्थ सबसे पहले समझे बच्चों। इंग्लिश डाउन द एजेस, यहाँ डाउन का अर्थ नीचे नहीं है, यहाँ डाउन का अर्थ है समय के साथ ढलता हुआ अंग्रेज़ी। ठीक है, कि जैसे जैसे युग बदल रहा है, एजेस का अर्थ होता है युग, उम्र नहीं, उम्र भी होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है युग। युग बदलते के साथ अंग्रेज़ी का कैसा बदलाव हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को इस चैप्टर में मौजूद कठिन शब्दों को उपलब्ध करा देता हूं। आप उसे वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, ये रहे वो कठिन शब्द जिसका हिंदी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप इसे लिख लेंगे। और कोशिश करेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी करें, ताकि आपको ये शब्दों के अर्थ याद रहें। यहाँ पर कुल मिलाकर 40 वर्ड मीनिंग्स हैं। मैंने ABCD करके दे दिया था क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा नहीं होगा, आप नंबर वाइज दे देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में या मेरे समझाने के तरीके में किसी भी तरह का कोई दिक्कत लगता हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप खुलकर बात करें, खुलकर बोलें, मैं आपको बताऊँगा। और कुछ यहाँ है, इसे भी आप लिख लें। और इस प्रकार से आपके ये वर्ड मीनिंग्स पूरे होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कहानी की, कि समय के साथ, युग के साथ अंग्रेज़ी में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखते हैं, द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड creates the impression that it is the language spoken by the maximum number of people all over the world। यहाँ पर अंग्रेज़ी के यूजेज के बारे में बताया जा रहा है और उसकी महत्ता के बारे में, कि अंग्रेज़ी आज इतना महत्वपूर्ण भाषा बन गया है और इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला भाषा बन चुका है अंग्रेज़ी, कि आज के समय में, मॉडर्न समय में, और जहाँ पर हम एक वैश्वीकृत दुनिया की बात करते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया एकजुट हो गई है, वहाँ पर ये अपना एक ऐसी धारणा बनाए हुए है ये भाषा, कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस भाषा का प्रयोग आज करने लगे हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी आज ऐसी ही भाषा बनी है। आप भी जानते हैं कि इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हर क्षेत्र में मदद करेगा। However, it is interesting to know that Mandarin Chinese is spoken by approximately 873 million peoples hold this distinction। यहाँ पर बात करते हैं कि एक भाषा है जो कि चाइनीज़ भाषा, जिसको मैंड्रिन चाइनीज़ कहा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश की जो भाषा हिंदी है वो सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ी जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वो भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंडरीन चाइनीज़ जो भाषा है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और सबसे सर्वोच्च स्थान इसी को प्राप्त है। इसमें लगभग 87 करोड़ 30 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं।
873 मिलियंस, ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 309 मिलियन पीपल, थ्रो इट इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अंग्रेज़ी जो है वो एक ऐसी भाषा है, ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं लेकिन ये भी 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा विश्व भर में बोली जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया के हर कोने में मौजूद है, हर जगह अंग्रेज़ी बोली जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ एंड इट्स पावर इज़ फेल्ट द वर्ल्ड ओवर, और इसकी जो शक्ति है, इसका जो आधिपत्य है अंग्रेज़ी का, ठीक है, इसका जो साम्राज्य है, ये पूरी विश्व भर में महसूस किया जा सकता है। हर जगह अंग्रेज़ी आपके लिए ज़रूरी होगी, ये इसी से पता चलता है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, हिंदी की, तो हिंदी इज़ द थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है बोले जाने वाले लोगों की संख्या के मुकाबले की हम बात करें तो, ठीक है, दुनिया में हिंदी तीसरे नंबर पे आता है। क्योंकि आपको लगता है कि पूरा भारत बोलता है ये भाषा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वो हिंदी जानते भी नहीं हैं। हिंदी इज़ द ये तो हो गया है। अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मतलब ये एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि अंग्रेज़ी जो है एक ऐसी भाषा है जो 1500 वर्ष पुरानी है, ठीक है, मात्र 1500 वर्ष पुरानी है अंग्रेज़ी। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ इज़ लेस देन 5 सेंचुरीज़ ओल्ड, और जिस भाषा से हम आज परिचित हैं, मतलब अंग्रेज़ी का जो रूप हम आज जानते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं 5 शताब्दी पुरानी है, ठीक है, मतलब 500 साल पुरानी है। अंग्रेज़ी जो बेसिक अंग्रेज़ी, जैसे कल हमने जो कहानी पढ़ी थी एंग्लो सैक्सन्स की बात की थी, जर्मनी वाले लोग, वो 5वीं शताब्दी में उन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, ठीक है, मतलब वो 1500 साल पुरानी है। और जो अंग्रेज़ी आज हम लोग बात करते हैं जिस अंग्रेज़ी की, वो 500 साल पुरानी है, ठीक है। मोर ओवर दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनरे। यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो भाषा है अंग्रेज़ी, इन्होंने पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति के लिए, मतलब जो लिटरेचर है, साहित्य है, साहित्य को व्यक्त करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हर तरह की विद्या का प्रयोग किया है अंग्रेज़ी में। मतलब कि आप देखेंगे जैसे हिंदी में हम लोग तरह तरह के रस के बारे में बात करते हैं, वीर रस है, काम रस है, बहुत सारे रस हैं। तो इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में भी बहुत सारे जो है गुण छुपे हुए, बहुत सारे विद्या, बहुत सारे प्रकार छुपे हुए हैं जो इसके साहित्य से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें अंग्रेज़ी के महान लेखकों की, जिसमें शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, ठीक है, एंड मैनी अदर आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट। और इसी प्रकार के ये जो लेखक हैं, इनके अलावा भी इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ी के साहित्यकार हैं, मतलब उनको ग्रेटेस्ट मास्टर कहा गया है, मालिक कहा गया है, जो इस भाषा का मालिकाना हक रखते हैं, उनको इस भाषा का हर एक ज्ञान है, ठीक है। उनको माना जाता है कि आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट, वो अपनी कला के मालिक हैं, एंड आर रिवेलेंट फॉर देयर आइडियाज़ एंड लिटरेरी जीनियस। और वो जो है इसी क्षेत्र में प्रासंगिक भी हैं, मतलब कि जिस तरह से उनकी विचारधारा है, उनके जो साहित्य का ज्ञान है, उसमें वो जो है प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है। The following fact will enable you to understand the reason which have transformed the once humble East Midland delegate to the position of unparalleled greatness in our time। मतलब यहाँ पर कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं, इस कहानी में और भी कुछ तथ्य हैं जो आपको ये बताएंगे, ये समझने में आपका मदद करेंगे कि कैसे एक जो अंग्रेज़ी एक छोटी सी भाषा थी जो कि ईस्ट मिडलैंड के जगहों पर बोली जाने वाली भाषा थी,
ठीक है, वो आज जो है बिल्कुल अद्वितीय हो गई है। मतलब उसका महानता जो है अद्वितीय हो गया है, वो दुनिया में जो है एकदम यूनिक बन गई है, हर जगह के लिए विशेष बन गई है। ये कैसे हुआ? ठीक है, अंग्रेज़ी जो है, जो कि एक छोटी जगह पर ईस्ट मिडलैंड में बोली जाने वाली भाषा थी, वो पूरी दुनिया में विख्यात कैसे हो गई, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश के इतिहास का काल। जैसे कि आपने इतिहास भी पढ़ा तो उसमें आपने 3 तरह के कैटेगरी में उसको बटा हुआ पाया। जैसे कि एक पुराना इतिहास था, प्राक इतिहास था, फिर मध्य वाला इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास जिसे कहा था, फिर आधुनिक इतिहास था। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश को भी 3 भागों में बांटा गया है। द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग इन द एंग्लो सैक्सन्स section times to the modern era has been an unbroken one। यहाँ पर इंग्लिश के उत्पत्ति की जब बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, मतलब जब से इंग्लिश भाषा की शुरुआत हुई है, चाहे वो एंग्लो सैक्सन्स की बात करें जब वो लोग बोला करते थे, और उस समय से लेकर अभी तक मॉडर्न इरा तक हम बात करें तो ये बिल्कुल अनब्रोकन है। मतलब एक चेन की तरह है, ये लगातार एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती चली गई है। लेकिन वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। हम लोग इस भाषा के इतिहास और इसके विकास को जो है 3 तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश है, मतलब जिसको OE लिखा गया है, ओल्ड इंग्लिश। फिर मिडिल इंग्लिश को ME लिखा गया है, और मॉडर्न इंग्लिश जो है वो बस मॉडर्न इंग्लिश ही है। तो इनका काल भी दे दिया गया है, AD 449 से AD 1066 तक है। फिर मिडिल इंग्लिश AD 1150 से लेकर 1500 तक है, और उसके बाद से लेकर अब तक ये मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हम जो आज अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं वो मात्र 500 साल पुरानी है, लेकिन अंग्रेज़ी जो मूलतः है वो 1500 साल पुरानी है। अब एक एक करके इनके बारे में देखें कि पहले ओल्ड इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि थ्रू आउट दिस पीरियड इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। ठीक है, मतलब इसी दौरान जो अंग्रेज़ी भाषा है, ठीक है, इस काल के दौरान अंग्रेज़ी जो है वो आम जनता के रोज़मर्रा की भाषा बनी रही। ठीक है, कॉमन मास के जो है एवरीडे स्पीक की भाषा अंग्रेज़ी बनी रही। The division made above are made for the convenience, but it is possible to distinguish certain linguistic feature in each of these period। यहाँ पर जो ऊपर 3 भागों में अंग्रेज़ी को बांटा गया है, ये बस हमारी सुविधा के लिए बांटा गया है, मतलब कि हम इसे ध्यान से जान सकें, इसको समझ सकें, ये उस सुविधा के लिए जाना गया है। लेकिन यहाँ पर संभव है, ठीक है, बट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर, मतलब कि उसमें जो उसके भाषाई गुण हैं उनको समझ पाना संभव है। मतलब हर काल में कुछ न कुछ भाषाई गुण रही होगी, हर काल का अपना एक विशेष गुण रहा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ खास है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फ्लेक्शन है। जो पुरानी इंग्लिश का जो काल था वह विभक्तियों का काल था, मतलब बहुत सारी विभक्तियाँ हुई है, बहुत सारे उसमें खंडित हुए हैं। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज इन्फ्लेक्शंस वेयर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड, मतलब कि ऐसा माना जाने लगा कि समय के साथ साथ ये जो विभक्तियाँ थी ये बहुत सारे अलग अलग नाम उसके शीर्षक बनने लगे। मतलब कि जैसे अगर हम देखते हैं, एक आपने यूनिट पढ़ा, यूनिट के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज हुए, एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हुए, तो इसी तरह से ये जो मेन था ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और इस तरह से जो मॉडर्न इंग्लिश था, ये मुख्य शीर्षक हुआ, उसके अंदर जो है बहुत सारे जो विभक्तियाँ हुई और सबका अपना अपना एक लेवल मिला, उनको एक नाम मिला। ठीक है, लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। लिटरेचर जो बने, जो समय के साथ लिटरेचर बने, वो ज़्यादा महत्व के नहीं थे। ठीक है, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं था। एज कोर्ट पैट्रोनेज वाज लैकिंग
एंड द एज केम टू बी नोन एज डार्क एज, मतलब कि वहाँ पर ऐसा हुआ कि दरबारी में, कोर्ट पैट्रोनेज की बात कर रहे हैं, दरबारी संरक्षण, मतलब कि जो पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते हैं उनके दरबार में ऐसे लोग रहते थे कि सिर्फ उन्हीं के दरबार में उस भाषा का बस प्रयोग होगा और कहीं ज़्यादा नहीं होगा, बाहर उसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये कोई संरक्षण था और जहाँ पर कम क्षेत्र में उसको बोला जाना था उस समय, ठीक है, वो ज़्यादा विस्तृत नहीं था। तो इसीलिए उसको उस समय को अंग्रेज़ी का डार्क एज कहा गया, अंधेरा युग, अंधकार युग, ठीक है। उस समय ज़्यादा वो विकसित नहीं था, ज़्यादा विस्तृत नहीं था। जैसे कि आपने शुरुआती में देखा था कि वो सिर्फ इंग्लैंड की भाषा थी, पहले तो वो जर्मनी की भाषा थी और वहाँ से फिर वो इंग्लैंड आई, ठीक है। बात करते हैं मिडिल एज की, मध्य युग की, ठीक है, जो कि 1150 से शुरू हुआ और ये 1500 ईस्वी तक चला है। तो फ्रॉम 1500s ऑनवर्ड, 1150, 1150 ईस्वी से ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। तब जो है 1150 के बाद इंग्लिश जो है साहित्य की भाषा बन गई, उसमें साहित्य की रचनाएं भी शुरू हो गई। द लैंग्वेज वॉज enriched थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। यहाँ पर जो अंग्रेज़ी भाषा थी वो और ज़्यादा आगे बढ़ी। कब बढ़ी? जब उसमें जो है कुछ फ्रेंच भाषा, कुछ लैटिन भाषा, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाने लगा, भाषा का विस्तार हुआ, तो अंग्रेज़ी की सुंदरता और बढ़ी। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट अकर्ड। वन वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। और इन दो चीज़ों के अलावा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वो था आपके प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन, ठीक है, उसका जो खोज हो गया, उसका जो आविष्कार हुआ प्रिंटिंग प्रेस का 1476 ईस्वी में। ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा अंग्रेज़ी के विकास के लिए, क्योंकि जो भी लिटरेचर लिखा था वो सीमित क्षेत्र तक रहता था ना। जब प्रिंटिंग प्रेस में बुक्स बनने लगी, छपने लगी, तो वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, ठीक है। एंड द अदर बीइंग द कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। और फिर जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक तो आपका हो गया प्रिंटिंग प्रेस का विकास, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वो था लोगों में साक्षरता का विकास। लोग साक्षर होंगे तब तो वो साहित्य के बारे में जानेंगे, तब तो वो पढ़ेंगे। अगर साक्षर ही नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो साक्षरता का विकास भी हुआ और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास हुआ, जिस कारण से ये भाषा प्रचलित हुई। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कि जो स्वर का जो विभाजन है वो इसी समय शुरू हुआ। मतलब कि आप देखते हैं अंग्रेज़ी में जो है तरह तरह की चीज़ें होती है, तरह तरह के रूप होते हैं उसका जो विभाजन हुआ वो इसी काल में हुआ। All these factors contributed tremendously to create a language of both spoken and written purpose। और इस तरह से ये सारे कारण मिल करके जो है एकदम मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से जो है एक बुक बना है। मतलब कि एक लैंग्वेज, एक अंग्रेज़ी को एक ऐसी भाषा बना दी जो कि हमारे स्पोकन में भी काम आ सके, हमारे लिखने में भी काम आ सके, मतलब हम लोग उसे अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा बना दी इन्होंने, ठीक है। और तब हम आते हैं आखिरी मॉडर्न इंग्लिश पर, जो कि आधुनिक इंग्लिश है। तो इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ, मतलब कि 1500 AD से लेकर अब तक जो अंग्रेज़ी भाषा यूज़ की जाती है इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। रिसेंटली दिस पीरियड इज़ बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। और फिर अभी भी हम लोग हाल में इसको ऐसे बदल दिया गया है कि इसको जो है छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश ये दो खंड में इसे विभाजित कर दिया गया है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि 1500 ईस्वी जो मॉडर्न पीरियड है उससे लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, ये जो काल रहा, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एल्स। वो केवल जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनके क्षेत्रों की ये भाषा रही, हमारे देश की ये भाषा नहीं रही। सिर्फ ब्रिटेन के लोग जो है इसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जैसे जैसे अंग्रेज़ के साम्राज्य का विकास हुआ, टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, मतलब इसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, विज्ञान का भी विकास हुआ,
ठीक है, उद्योग का भी विकास हुआ, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का भी विकास हुआ और साहित्य का भी विकास हुआ। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड इटसेल्फ बाय सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकेबुलरी। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत तेज़ी से विकसित भी होने लगा, उसका भी जो है वोकेबुलरी जो था, शब्दावली, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, उसमें अलग अलग चीज़ों के शब्द जुड़ने लगे। जैसे इतने सारे विषय आप देख रहे हैं, साइंस है, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स है, तो सबके अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने टर्म्स हैं, वो सब जुड़ने लगे और अंग्रेज़ी जो है और विस्तृत हो गई। ठीक है, एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज़ द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज। और इस तरह से जो है जिस जगह पर अंग्रेज़ का शासन था उनका जो है रूप ही बदल गया, क्योंकि अंग्रेज़ी का स्वरूप बदलता चला जा रहा था। इन द 20th सेंचुरी द erstwhile कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम। और फिर जो अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी के कुछ भागों की, तो इस समय अंग्रेज़ी के राज्य से जो है बहुत सारे जगह जो है वो आज़ाद हो गए। जैसे हमारा देश भी 20वीं शताब्दी मतलब 1947 में आज़ाद हुआ है, तो हमारा देश भी जैसे ऐसे बहुत सारे देश रहे जो कि आज़ाद हुए। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज़, अंग्रेज़ों ने देश छोड़ दिया। हम भी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने देश छोड़ दिया। तो क्या हमने अंग्रेज़ी छोड़ दी? नहीं, बट इंग्लिश रिमेंड, इंग्लिश रह गया। अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, है ना। हैंस न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से अंग्रेज़ी के नए नए वेराइटी, जो नए नए किस्म हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनकर तैयार होने लगे। सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, कुछ इसमें से अमेरिकन इंग्लिश हैं, कुछ इंडियन इंग्लिश हैं, कैनेडियन इंग्लिश हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश हैं। तो बहुत तरह के इंग्लिश अब बन गए हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स द लास्ट पीरियड इन द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द ईरा और पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेस। तो अगर हम एक साधारण शब्द में कहें तो ये जो लेटेस्ट पीरियड है, मतलब जो हम लोग अभी नया वाला काल कह रहे हैं, न्यू इंग्लिश का जो काल कह रहे हैं, ये यही काल जो है जब इतने सारे तरह के इंग्लिश का विकास हुआ, तो इसी को न्यू इंग्लिशेस कहा जाता है। मतलब एक काल, एक युग जो कि नए अंग्रेज़ी का युग है, ठीक है। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इज़ इनफ टू इंडिकेट हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ये नया शब्द जो है न्यू इंग्लिश, ठीक है, ये शब्द खुद में ये पर्याप्त है कि वो अपने भाषा के महत्व को बता सके। एंड मोल्ड टू सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। और मानव के जो वार्तालाप के जो तरीके हैं, ठीक है, मानव का जो संचार का तरीका है, उसमें ये मदद कर सके। इंग्लिश को हम लोग क्यों बोलते हैं? आज के समय में हमारे इंग्लिश सीखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम अगर कभी बाहर जाएं या कभी बाहर के लोग यहाँ आएँ तो हम उनकी भाषा समझ सकें, वो हमारी भाषा समझ सकें। तो इसके लिए अंग्रेज़ी एक माध्यम बन चुका है। तो ये आम आदमी की जो है संचार की भाषा बन चुकी है। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक ए फ्लोइंग रिवर। और इंग्लिश भाषा की जो कहानी है ये बहती हुई नदी के समान है। मैंडरिंग अक्रॉस द कंटिनेंट्स, जो कि एक महादेश से दूसरे महादेश बहती चली गई। एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉइल, वो वहाँ के गुणों को, वहाँ की मिट्टी को अवशोषित करती चली गई। एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के हृदय में प्रवेश करती चली गई, ठीक है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि हम जो आज भाषा बोलते हैं, हम कुछ दिन कहीं और चले जाते तो हमारी भाषा में उनकी भाषा की मिलावट हो जाती है। फिर हम कहीं और, वहाँ से कहीं और गए तो वहाँ की भाषा का थोड़ा गुण मिल गया। तो अंग्रेज़ी भी इसी प्रकार है। हमारे देश में आई तो यहाँ की भाषा में उसमें कुछ शब्द मिल गए, कहीं और जाते तो वहाँ के अंग्रेज़ी का भाषा का जो है स्वरूप कुछ अलग ही मिलेगा हमें। तो ये एक नदी की तरह है। लेखक ने इसे एक नदी के रूप में बताया है कि जैसे जैसे जिस महादेश में ये गया है, वहाँ की मिट्टी के गुणों को उसने अवशोषित किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। नो सरप्राइज देयरफॉर इफ़ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। और इसीलिए ये आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है कि पूरी दुनिया भर में लोगों ने अंग्रेज़ी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
In the era of globalization, English has been found suitable as the language of international communication. और जैसा आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी को इस तरह से एक सटीक भाषा माना गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संचार में हमारी मदद कर सकेगा. It has also equipped itself to serve as the language of the present cyber age. और आज का तो आधुनिक युग है, साइबर एज है, ठीक है. मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है मशीनों पर अब होती हैं, तो मशीनी जानकारी के लिए अंग्रेज़ी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो ये साइबर एज का भी भाषा बन चुका है अब. In the next few pages we will discuss the characteristics of the English language. और आने वाले कुछ पेजेस में हम लोग जो है अंग्रेज़ी भाषा के कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे which have contributed to its growth and development. जो उसके विकास और मतलब कि गुण, मतलब कि ग्रोथ के विकास के बारे में बात करते हैं और उसकी जो है व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेज़ी कैसे जो है बढ़ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे. तो ये कहानी तो बच्चों यहीं समाप्त हुई, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें. इस बुक के बारे में मैंने बताया है कि इस बुक में कुछ अध्याय 12th के भी हैं, कुछ अध्याय 11th के भी हैं. तो ये 1 और 2 अध्याय जो है वो 11th का था. फिर 3, 4, 5, 6 जो है वो आपका 12th में आएगा, ठीक है. फिर 7, 8 जो है वो आपका 11th का है. तो इसके बाद कल के बाद हम 7 और 8 जो भी हम इस कहानी के बाद 7 और 8 लेसन पढ़ेंगे. उसके बाद फिर 9 जो है वो अभी जैसे हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ जाएगा. लिटरेचर फिर 9वां अध्याय होगा जो कि 11th का है. और फिर 10, 11 जो है वो 12th में पूछा जाएगा. तो हम लोग 11th का जो कोर्स है वो इस तरह से बटा हुआ है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है. कहीं भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. धन्यवाद. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिरी बार मैं फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं. धन्यवाद.